आज मैं ज़िंदगी की जिस चौराहे पर खड़ी थी, वहाँ मैं बिल्कुल खाली हाथ थी। मेरी आंखों के सामने वो सारे मंजर घूम रहे थे, जब मैं किसी आज़ाद परिंदे की मानिंद घर के चमन में इधर से उधर उड़ती फिरती थी। कायनात के हाशिए से बेगाने ये मेरे बचपन के दिन थे, जिनको मैं कभी नहीं भुला सकती। इसके बाद उम्र का वो दौर आया जब आईने के मुकाबिल अपने अक्स से बातें करने लगी, जबकि मेरी दोनों बहनें अभी छोटी थी। अब मैं उम्र के इस हिस्से में थी जिसमें तमन्नाओं, चाहतों और अरमानों की गुनगुनाहट धीमे सुरों में सुनाई देने लगती है, और हर लड़की अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचती है। मैं भी तस्वुरात में खोई आने वाले दिनों की खुशियाँ ख्वाबों में समेट रही थी कि एक दिन कुछ अनजाने लोग हमारे घर आए और मेरा रिश्ता तलब किया। वालिदैन को रिश्ता पसंद आ गया और मंगनी हो गई। कुछ अरसे बाद फिर वही लोग आए। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सुना था कि शादी की तारीख लेने आ रहे हैं। मेहमान आकर रुखसत हो गए, मगर मेरे घर वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट ना थी। वो मायूसी और मुस्तरब दिखाई दिए। उनके मुरझाए चेहरे देखकर समझ गई कि उनकी आस टूट गई है। तभी अम्मी ने बताया कि लड़के वाले मंगनी तोड़ कर चले गए हैं। वो कह रही थी कि भला ये भी कोई बात है, पहले लड़की को पसंद करके रिश्ता तय कर लिया और अब बड़ी को छोड़ मंझली को मांग रहे थे। भला ये क्या शरीफों का तरीका है क्या? लड़कियां ना हुई खिलौने हो गई। वो रिश्ता खत्म करके ये सुनकर जमीन पैरों तले से धंसती मालूम हुई और मेरे ख्वाब शीशे की तरह टूट कर बिखर गए। दुख इस बात का नहीं था कि वो रिश्ते की बात खत्म करके गए थे, बल्कि दुख तो इस बात का था कि मेरी दोनों छोटी बहनों का क्या होगा। मंगनी इस बात पर टूटी कि लड़के ने मंगनी वाले दिन मेरी मंझली बहन को देखा तो घर जाकर अपनी माँ से कहा, तुमने बड़ी का रिश्ता क्यों लिया जबकि दूसरी उससे ज्यादा खूबसूरत है? आपको वो नजर नहीं आई थी? मेरी शादी करनी है तो दूसरी वाली का रिश्ता तलब करे। मैं उनकी बड़ी लड़की से शादी नहीं करूंगा। लड़के की इस बात का जिक्र उन्होंने जब मेरे वालिदैन से किया तो मेरे वालिदैन ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। जब तक बड़े की शादी नहीं हो जाती हम छोटी लड़कियों की शादी का सोच भी नहीं सकते। अगर आपको हमारी बड़ी बेटी कबूल नहीं तो रिश्ता छोड़ दीजिए। इसमें शक नहीं कि छोटी बहनें मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी और वक्त के साथ साथ वो मेरे बराबर हो रही थी। मगर अम्मी अब्बू के लिए आए रिश्ते इस वजह से ठुकरा रहे थे कि बड़ी की मौजूदगी में छोटी बेटियों को क्यों कर ब्याह दे। यही सोचकर आंखें भर आती थी कि मेरी मामूली सूरत के बाद मेरी बहनों के अच्छे नसीबों को ठोकर लगाई जा रही है। मैं जिस माहौल में पली बड़ी थी, यहाँ लड़कियों का अपने रिश्ते नाते पर इजहार ख्याल मायूब बात समझी जाती थी, जबकि मैं अपने वालिदैन को समझाना चाहती थी कि अगर लोग मेरे बजाय मंजरी या छोटी को पसंद कर लें तो अच्छा रिश्ता गंवाने के बजाय हाँ कर देनी चाहिए, ताकि गुर्बत की एक बच्ची के फर्ज से तो सबकदोशी पाए। जब मेरे मुकद्दर में होगा तो मेरा रिश्ता भी हो जाएगा। लेकिन वालिदैन ने अपनी सोच ना बदली। वालिदैन अपनी जिद पर कायम रहे। वालिदा फिर से मुसल्ले पर बैठ गई और रात दिन मेरे नसीब खुलने की दुआएं मांगने लगी। इनको इस कदर महवियत से दुआएं मांगते देखकर मेरे दिल से आह निकल जाती और मैं भी दुआ करने लगती कि अल्लाह मेरी वालिदा की सुन ले और उनको सुकून दे दे। अल्लाह ने उनकी सुन ली। इस बार फिर लोग आए और मेरी छोटी बहनों को देखने के बावजूद उन्होंने मेरा रिश्ता ही तलब किया। कुछ दिनों बाद वो मेरे सर पर गोटे वाली चुनरी डाल और अंगूठी पहनाकर चले गए। हमारे घर में खुशियों का ठिकाना ना था। वो जल्द शादी की तारीख मांग रहे थे। मैंने जहेज तो तैयार रखा था। वालिद साहब ने फर्नीचर बनवाने का भी ऑर्डर दे दिया। अब शादी की तारीख का ऐलान बाकी रह गया था कि अचानक मंगनी टूटने का ऐलान हो गया। पता चला कि लड़के को कोई और लड़की पसंद थी और उसके वालिदैन को वो लड़की पसंद नहीं थी। माँ बाप के दबाव में आकर पहले तो वो चुप रहा, मगर ऐन वक्त पर झगड़ा खड़ा करके शादी से इनकार कर दिया और घर से भाग जाने की धमकी भी दे दी। माँ बाप सटपटाए कि अब क्या करें, मगर जवान औलाद जब काबू में ना आए तो वो तूफान होती है। काश के वो चुप ना रहता और पहले ही बोल पड़ता तो मुझ गरीब को दूसरी बार मंगनी टूटने का दुख न सहना पड़ता। इस आलिम को क्या खबर कि जब दूसरी बार मंगनी टूट जाए तो लड़की पर क्या गुजरती है। आइंदा की उम्मीदें ही खत्म हो जाती है। हम तो गरीब लोग थे, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रही थी। सफ़ेद पोशी को भरम रखने को छोटी छोटी ख्वाहिशात का भी गला दबाना पड़ता था। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, तभी वालिद मेरी फिक्र में घुले जाते थे। आखिरकार वो बीमार पड़ गए।
इस वक्त मेरी उम्र 26 बरस थी। हमारा गुजारा थोड़ी सी ज़मीन की पैदावार से था। काफ़ी अरसे मेरे लिए कोई रिश्ता ना आया। रिश्ता कराने वाले भी जानते थे कि जब तक बड़ी बेटी है, ये लोग छोटी लड़कियों का रिश्ता नहीं करेंगे। तभी अब दूसरी दोनों बहनों के रिश्ते भी नहीं आ रहे थे। फिर 2 बार की मंगनी टूटने का किस्सा खानदान भर में सभी को मालूम था और ये दुनिया वालों के लिए मामूली बात ना थी। हम जहाँ रहते थे ये पहाड़ी इलाका था। वहाँ नलकों से पानी नहीं आता था, बल्कि चश्मे से लोग पानी लेते थे। हमारी खाला का घर करीब था और उनके घर पानी आता था। लिहाजा नहाने और कपड़े धोने के लिए हम लोग खाला ज़ैनब के घर चले जाते थे। खाला का बेटा सलमान मुझसे चंद बरस बड़ा था। जब मैं उनके घर कपड़े धोने जाती तो वो गीले कपड़े रस्सी पर डालने में मेरी मदद करता था। उसके साथ ये रस्मी बातचीत महरूमियों से रोशन ख्वाबों में बदलने लगी। अगर वो मेरी कमी महसूस करता तो मैं भी किसी बहाने उसके दीदार को खाला के घर जा पहुँचती। खाला की जहाँ दीदार निगाहों ने जान दिया कि हम एक दूसरे में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने वालदा से तस्करा किया। कहा कि तुम सलमा का रिश्ता सलमान के लिए दे दो, इसमें हम दोनों घरानों की भलाई है। कहीं ये ना हो कि हमारे बच्चे कोई गलत कदम उठा ले। बात दरअसल ये थी कि वालिद का ज़मीन के बंटवारे पर कुछ मसला था। नाना की ज़मीन से वालदा और खाला को हिस्सा मिला तो खालू ने असर रसूख इस्तेमाल करके जिस ज़मीन पर फलों के दरख्त थे अपनी तरफ ले गए और मेरी वालदा को बेआबाद ज़मीन का टुकड़ा दिया। इस पर वालिद उनसे खफा थे। वालदा ने झगड़ा करने से अब्बू को रोक दिया था। वो अपनी बहन से ताल्लुक़ ख़राब नहीं करना चाहती थी, मगर अब्बू खालू को नापसंद करते थे। इसी वजह से उनके लड़के को किसी बेटी का रिश्ता देना नहीं चाहते थे। जब खाला ने अम्मी को समझाया कि ये रिश्ता ना हुआ तो हमारे बच्चे किसी लर्जिश का शिकार ना हो जाए, तब अम्मी ने जोर देकर वालिद से मनवा लिया और वो मेरा निकाह सलमान के साथ करने पर रजामंद हो गए। तहम रुखसती के लिए थोड़े अरसे की मोहलत थी ताकि शादी की तैयारी कर सके। जब मेरा निकाह सलमान से हो गया तो वालदा ने मुझे मना किया कि अब मैं खाला के घर उस वक्त तक ना जाऊं जब तक रुखसती ना हो जाए, वरना ख़ानदान वाले बातें बनाएंगे। मैं और बाहर इस पाबंदी से बहुत बेचैन हो गए थे। एक दूसरे से मिले बगैर हमको करार नहीं आता था और बहाने बनाकर हम मिलते भी थे। खालू ने इस बात को पसंद न किया और सलमान पर सख्ती की। जब तक रुखसती नहीं होती तो मनगोहा से नहीं मिलोगे और वो भी तुम्हारे सामने नहीं आएगी। अब हम सख्त मजबूर हो गए। फसल उतरी, फ्रूट पेटियों में बंद हो गया और आड़ती ले गए। अब रकम के मिलने का इंतज़ार था ताकि शादी की तारीख रखी जाए और मेरी रुखसती इज्जत से हो जाए। कहते हैं पाबंदियाँ इंसान को और बेकरार करती हैं। ये बात सच है। एक दिन खाला अपनी लड़कियों के हमरा हमारी शादी की खरीदारी के सिलसिले में मुजफ्फराबाद गई हुई थी और घर में सलमान के सिवा और कोई नहीं था। खालू भी उनके साथ ही गए हुए थे, जबकि मेरे वालिद भी शहर गए हुए थे। मैं मैले कपड़े धोने के बहाने उनके घर जा पहुंची। मेरे जाने से सलमान की ईद हो गई, क्योंकि जुदाई हम दोनों की दुश्मन थी। अब घर में तन्हाई थी और हम दोनों, लिहाजा ये तन्हाई जुदाई से भी ज़्यादा बैरी निकली। पहले तो सलमान इधर उधर की बातें करता रहा, फिर उसको एक गंभीर खामोशी ने घेर लिया और बुरे वक्त का मुझे बिल्कुल भी पता ना चला। वो शायद नदामत के कांटों से दामन तार तार था। सलमान ने कहा, ऐसी हमारी चंद दिनों बाद शादी हो जाएगी। तुम इस बात का किसी से जिक्र न करना कि हम मिले हैं। खुदा की करनी कुछ और होती है और इंसान कुछ और सोच रहा होता है। हमारे साथ भी यही हुआ। मेरे वालिद साहब जब आढ़तियों से फसल की रकम लेकर शहर से वापस आ रहे थे तो किसी बदख्वाह को इल्म हो गया कि उनके पास खासी रकम है। बस उन्होंने एक वीरान जगह पर रास्ते में उनको घेर लिया और रकम छीन ली। वजाहत पर वालिद साहब को धक्का दिया और इस तरह गिरे कि उनका सर एक पत्थर से जा टकराया और शदीद चोट से होश खो गए। काफ़ी देर बाद जब कुछ राहगीरों ने उनको सड़क किनारे बेहोश पाया तो उठाकर अस्पताल ले गए, मगर उन्हें होश न आया और इसी बेहोशी के आलम में वो चल बसे। वो घर जो शादी की खुशियों का मुंतजर था, वहाँ सफ़े मातम बिछ गई। ज़ाहिर शादी भी 6 माह के लिए मुलतवी हो गई। यूँ मेरी रुखसती होते होते रह गई। वालिद की वफ़ात से मैं बहुत गमज़दा थी। दार मुझे तसल्ली देता कि सब्र करो, अल्लाह ताला को यही मंजूर था। उसकी तसल्ली से मुझे ढारस मिलती, सुकून महसूस होता। वो समझाता कि हम बेबस हैं, जब अल्लाह करीम को होगा हम एक हो जाएंगे। तुम मेरी मनकूहा हो, फिर खौफ किस बात का। वालिद की वफ़ात के बाद अपने बिला खौफ अपने घर से मुतसिल बाग में बाहर से मिलते थे। वालिद तो रहे न थे,
वालदा और बहनों का डर ना था। भाई बाहर होते और खालू हमारी तरफ आते ना थे। उनको इल्म ही ना था कि हम मिलते हैं। अब सिर्फ मुलाकात पर इक्तफा न रहा था, दूरियां नज़दीकियों में सिमटती जाती थी। और ये सच है कि जब एक बार कदम दहक जाए तो फिर बुराई का खौफ चाहता रहता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। एक दिन पता चला कि मैं जिल्लत के अथाह कड़े में गिरने वाली हूँ। वो दिन क़यामत का था। मैं हकीकत से सलमान को आगाह करना चाहती थी, मगर कुदरत ने हमको शायद इस लर्जिश की सज़ा देना थी कि हमें मौका ही ना मिल। सलमान अपने वालिद का ट्रक लेकर पेशावर गया हुआ था कि वो वापस ना आया। जाने क्या मामला हुआ, ट्रक समेत वो मंजर से गायब हो गया। खालू बेचारे इसकी तलाश में भाग दौड़ कर रहे थे, मगर कुछ पता न चला। यहाँ तक कि एक माह गुजर गया। बिलाखिर किसी तरह सलमान ने राब्ता किया कि कुछ कर्ज ख्वाह उसको ट्रक समेत अगवा करके इलाका खैर ले रहे हैं। जब तक कर्ज की तमाम रकम वो अदा नहीं करेंगे उसको रिहाई नहीं मिलेगी। खानू ने अब रकम के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी और मेरी शादी एक बार फिर मुलतवी हो गई, क्योंकि पहले तो सलमान को बाजियाब करना था। अब मामला मजीद गंभीर हो गया। बात कहने की ना थी। जिस तरह अपना राज किसी को बताती, हालात के थपेड़े सहने को तनहा रह गई थी। माँ को पता चला तो उन्होंने सर पीट लिया, मगर सर पीट लेने से तो मसला हल नहीं होता। नाचार माँ ने खाला ज़ैनब को मामले से आगाही दी। उन्होंने तसल्ली दी कि सब्र करें और खामोश रहें, घर का मामला है। सलमान का वालिद बेटे को जल्द ले आएगा और झटपट हम रुखसती कर देंगे और राज राज ही रहेगा। ज़ैनब खाला ने कहा था कि इस बात का किसी से जिक्र न करना, ये हमारी बहू है, अनकरीब हमारे घर आ जाएगी। मगर उन्होंने क्या मुझे बहू बनाना था। सलमान के आने से पहले ही मेरी चच्ची को शक हो गया। उसने चचा को बताया और इस तरह मेरे भाइयों को भी उन्होंने शक में डाल दिया कि इनकी बहन की लर्जिश से ख़ानदान के नामूस खाक में मिलने वाली है। तो उन्होंने एक रात जब मैं सो रही थी मुझ पर चाकू से हमला कर दिया। वो मुझे ख़त्म कर देना चाहते थे, लेकिन खुदा को मेरी मौत मंजूर न थी। मैं शदीद ज़ख्मी होकर भी जिंदा बच गई। मेरी माँ ने बेटों के डर से मुझे एक रिश्तेदार के घर दूसरे गांव भेज दिया। वहाँ मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। उन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा क्योंकि मैं ज़ख्मी हालत में गई थी। अरमान ने मुझे ससुराल वालों को जुल्म की झूठी कहानी गढ़ कर सुनाती। 3 माह बाद माँ आकर मुझे को ले गई और उसने बच्ची को एक तीसरे गांव जो काफ़ी दूर था वहाँ ले जाकर अपनी किसी रिश्तेदार के घर दे दिया। जिस खातून की गोद में बच्ची को डाला वो बे औलाद थी। मैं अकेली ही घर आ गई और माँ की मिन्नत समाजत और रोने बिलखने लगी। भाई चुप हो रही, उन्होंने मामले को अपना शक जाना और बात दब गई। जब सलमान रिहा होकर आया और उसकी वालदा ने हालात से आगाह किया तो वो बरहम हो गया। उससे कहा, अगर आप लोगों का दावा है कि बच्ची मेरी है तो उसको वापस लाना होगा, वरना मैं सलमा से शादी नहीं करूँगा। माँ ने कहा, फिलहाल बच्ची वापस नहीं ला जा सकती और ना ही मेरे बेटे सलमा को जिंदा ना छोड़ेंगे। सलमान की नीयत वो जानते थे, मगर इस बात का बहाना बनाकर उसने मुझसे निकाह ख़त्म कर दिया। इस तरह मैं आबाद होने से पहले उजड़ गई और तलाक का दब्बा भी मुझ पर लग गया। उन दिनों में रंजो गम और सलमान की बेवफाई के सदमे से निढालते। जिस रोज़ उसने मुझे तलाक दी, दुख से बुरा हाल था। अपने कमरे में सुबह से रात तक एक ही जगह बैठी रोती रही, यहाँ तक कि निस शब बीत गई। सोचती थी मेरा कसूर क्या है जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली, लेकिन मेरा कसूर तो था कि मैं बुजुर्गों के मना करने के बावजूद तन्हाई में सलमान से मिलती थी। इंसान खता का पुतला है और जब गलती हो जाए तो बाज़ दफ़ा उसकी सज़ा भी मिलकर रहती है। मुझे सज़ा बच्ची की जुदाई और सलमान की बेवफाई की सूरत में मिल गई। रात का बड़ा हिस्सा बीत चुका था। दूर दूर तक सन्नाटा था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती तो कलेजा कटने लगता था। मैं रात की तारीकी में बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। माजी की यादें और सलमान के साथ बीते लम्हात फिल्म की स्क्रीन की तरह आंखों के सामने चल रहे थे। 2 साल मेरी जिंदगी के इन्हीं ओपलों में दबी आग जैसी सुलगन में सुलगते कट गए। शुक्र है कि मुझको लोगों की तीखी नज़रों और तानों का सामना नहीं करना पड़ा। फिर मेरी एक दूर की खाला ने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगा और सादगी से मेरा निकाह कुछ अरसे के बाद शफीक से हो गया। शफीक एक नहायत शरीफ इंसान थे। शादी के 2 साल पुरसुकून गुजर गए। एक दिन मेरी सास उस गांव जा निकली जहां मेरी और सलमान के बच्चे ने जन्म लिया था। किसी ने उसको मुझ पर जुल्म की दास्तान सुनाई तो वह हक्का बक्का रह गए। उसने कहा, मेरी बहू की तो कोई बच्ची नहीं, ये क्या मामला है। वो मामले की तहकीक में लग गए। उसने बड़ी चालाकी और होशियारी से काम लिया और मुझसे पूछा,
और उसको मेरे पास लाने का वादा किया। सास का मोहब्बत भरा रवैया देखा तो उसकी चाल को न समझ सकी। ये भूल गई कि ये माँ नहीं, सास है। बस वो दिन मेरी जिंदगी के सुकून का आखिरी दिन था। मेरे खावंद को उन्होंने बता दिया। उसके बाद दिन रात के तान उन्हें मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। मेरे भाई की शादी पर भी उन लोगों ने मुझे मायके न जाने दिया। कह दिया कि अब तुम मायके से कोई ताल्लुक न रखोगे और वहाँ कभी न जाओगे। हम तो समझे थे कि तुम पर जुल्म हुआ है, हमको क्या खबर थी कि इससे आगे बहुत कुछ हो चुका है। अब ना तुम्हारे मायके से कोई यहाँ आएगा और ना तुम वहाँ जाओगी। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया। अब मैं अपने मायके की दहलीज पर कैसे कदम रख सकती थी। वक्त गुजरता रहा और मैं गीली लकड़ी की तरह जलती बुझती और सुलगती रही। हाजी बिलाल और उसके घर वालों ने मुझे कभी मायके जाने ना दिए और ना ही घर का सुख दिया। मैं बस उनके घर की खिदमतगार की हैसियत से रहती थी, क्योंकि आगे भाइयों का डर था। सलमान सऊदी अरेबिया चला गया और वापस नहीं लौटा। लेकिन अपनी मासूम बच्ची का गम मुझे देखना था। जिस औरत ने मेरी मासूम बच्ची को गोद लिया, अगर वो कोई अच्छी औरत ना थी, उसने अपने तरीक़े से उसकी परवरिश की और उसकी शादी अपने जानने वालों में कर दी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए बहुत से अच्छे घरानों से उसके रिश्ते आते थे। खुदा जाने उस औरत ने उसका रिश्ता ज़हूर से क्यों किया। वह एक गरीब और मजदूर पेशा था, लेकिन उसका भांजा असलम एक अमीर आदमी का बेटा था। जब तहमीना करने का ज़हूर से हो गया तो उसका भांजा भी घर आने लगा। तब उस औरत को ख्याल आया कि मैंने गलत किया। बजाय मामूं कि मैं तहमीना असलम से ब्याहती तो अच्छा था। आज लड़की भी ऐश करती और मैं भी। इत्तेफाक के असलम को भी तहमीना अच्छी लगती थी। रिश्तेदारी की वजह से असलम के घर आने जाने को ज़हूर ने भी बुरा न जाना। वो यही समझा कि शायद मेरा ख्याल करते हुए भांजा सौदा सर्फ लाने को अपनी मुमानी के पास आता है, जबकि घर में वो औरत तहमीना और असलम के दरमियान कोई और ही ताल्लुक बना चुकी थी। इससे पहले कि इस ताल्लुक का किसी को इल्म होता, तहमीना और असलम गांव छोड़कर निकल गए। उनके चले जाने के बाद उस औरत ने शोर मचा दिया कि ज़हूर अहमद मेरी बेटी को तलाक दे, क्योंकि इसका भांजा तहमीना को ले गया है। ये गांव-गांव शहर शहर चुपते रहे, क्योंकि ज़हूर ने उन दोनों को कत्ल करने की ठान ली थी। कुछ दिनों बाद ही असलम गिरफ्तार हो गया और गुल अकेली रह गई। उसने अपने मुंह बोली माँ को पैगाम भेजा कि मैं अकेली रह गई हूँ, अब तुम मेरे पास आ जाओ। माँ उस जगह चली गई जहाँ तहमीना थी। एक रोज़ अचानक मोहल्ले वालों को मालूम हुआ कि उन औरतों के घर कोई मुश्तबा शख्स आता है। उन्होंने माँ बेटी से मामले का खोज लगाया और ज़हूर को उनके मामले से आगाही दी। अगले दिन ही ज़हूर अहमद का छोटा भाई करीम अहमद और सास उसको लेने आ गए। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ, लेकिन हम तहमीना को इज्जत बना चुके हैं। ये हमारी बहू है, हमने माफ़ किया। अभी हमारे साथ घर चले, मगर लड़की ने जाने से इनकार कर दिया। ज़हूर को भी जिद हो गई थी कि एक बार तो बीवी को ज़रूर कर लाना है, इसके बाद जो चाहे उसका हशर करूं। वो हर दूसरे तीसरे दिन माँ और भाई को उनके पास भेजने लगा। इस सूरत हाल से ये माँ बेटी तंग आ गई। ये मुस्तबा शख्स जो इनके घर आता था, एक ट्रक ड्राइवर था, जिसने उन माँ बेटी को सहारा देने की हामी भरी और माँ ने उससे वादा किया था कि वो ज़हूर वालों से उसका पीछा छुड़वा दे तो तहमीना की शादी उसके साथ कर देगी। अगले दिन ज़हूर का भाई आ गया कि भाभी घर चलो। उस दिन वो ड्राइवर मेहरबान खान भी वहाँ पर मौजूद था। तभी ये दोनों माँ बेटी खौफजदा हो गईं कि ये लड़का अब जाकर घर वालों को खबर कर देगा कि इनके घर तो गैर शख्स मौजूद था। खुदा जाने इसके बाद ज़हूर इनके साथ क्या करे। बस उन्होंने करीम को बिठा लिया और कहा, तुम बैठो, ज़रा इंतज़ार करो, तुम्हारी भाभी अभी तैयार होकर आ जाती है। जब तक आप लोग चाय पिए। उसको बातों में लगाकर झटपट चाय बनाकर भी ले आई। उसने चाय में नशावर दवा मिला दी, जिसके पीने से करीम पर खुनूदगी तारी हो गई। वो लेट गया और बेहोश हो गया। उससे ट्रक ड्राइवर से कहा कि मेहरबान अब तुम इसको ठिकाने लगा दो, वरना हमारे साथ ज़हूर तुमको भी अपने अताक का शिकार बना देगा। मेहरबान भी एक नौजवान लड़का था। उसने करीम को कांधे पर लाद कर ट्रक में डाला और पहाड़ों से गहरी खाई में गिरा कर आ गया। जब करीम 2-3 दिन तक ना आया तो उसकी माँ को फिक्र लाहक हुई कि मेरा लड़का भाभी को लेने गया था, कहाँ रह गया। वो तहमीना की माँ के पास पहुंची और करीम के बारे में पूछा तो वो बोली, तुम्हारा लड़का तो इधर नहीं आया, कहीं और पता करो। उसकी माँ को शक हुआ और उन लोगों ने थाने जाकर रपट लिखवा दी। पुलिस ने तफ्तीश की तो राज खुल गया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस के हाथ पड़े तो दोनों ने सारे राज उगल दिए। यूं ट्रक ड्राइवर भी गिरफ्तार हो गया और उसकी निशानदेही पर घाई से करीम की लाश बरामद हो गई। इन दोनों ज़हूर अपने एक दुश्मन से तनाज़े के सबब जेल में था। जब उसको अपने भाई की मौत का पता चला तो वो पागल हो गया।
वो पुलिस वालों के पांव पड़ गया कि मुझको सिर्फ एक बार छोड़ दो, मैं अपनी बीवी और सास से अपने भाई के कत्ल का हिसाब ले लूं। लेकिन ऐसा कब हुआ कि कानून खुद किसी को कत्ल का परमिट जारी कर दे? ये तीनों जेल में थे और मैं सुलग रही थी कि मुझ पर नसीब के लिए इससे बड़ी सज़ा और क्या होगी। उनके साथ जो हुआ सो हुआ, मगर मैं पहले बेटी से जुदाई की सज़ा भुगत रही थी और अब उसके जुर्म को सुनकर ज़िंदगी मेरे लिए एक सज़ा हो गई। सच है कि जुर्म में बट बराबर का शरीक हो तब भी सज़ावार औरत ही ठहरती है। जुर्म तो सलमान ने भी किया था, मगर ये कहकर कि मैं उसकी मनगूहा हूँ तो मुझे एहसास जुर्म में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। उसके नज़दीक रुखसती से कब्ल कुर्बत जुर्म ना था। वो जुर्म तो मैं ठहराई गई और सज़ा भी मुझे खूब मिली, जबकि सलमान को क्या फ़र्क पड़ा, जिसकी वजह से एक नहीं दो जिंदगियां बर्बाद हुई। मेरी बच्ची तहमीना गलत हाथों में चली गई और उसे जेल की सलाखों के पीछे अपनी खूबसूरत जिंदगी के खूबसूरत साल कायदोबंद की नज़र करने पड़े। आज वो सब कुछ याद करती हूँ तो दिल खून के आंसू रोने लगता है। ये एक छोटी सी गलती की बहुत बड़ी सज़ा मुझको मिली थी।